Good morning, students. From today, we are going to start chapter 8, that is, how do organisms reproduce. In the earlier classes, you might have studied that reproduction is an important process in all the living beings, right? सारे living beings जो होते हैं उनकी बॉडी में एक प्रोसेस होती है दैट दे गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स like themselves only, and this process is called as reproduction. So in this chapter we are going to study about the reproduction and how do the organisms reproduce their offsprings, and what are the types of reproduction that is occurred in the different kind of different kind of living beings. Okay, so before we discuss the mechanisms by which organisms reproduce, let us ask a more बेसिक क्वेश्चन. इसके पहले कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ें, उससे पहले हमको कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर कर लें. वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं. व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन? सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी भी स्पीशी का अंत हो जाएगा एंड द स्पीशी वुड गेट एंड, राइट. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं देगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उनकी स्पीशी जो है, उनकी प्रजाति जो है वो उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, वो प्रजाति ख़त्म हो जाएगी, राइट. आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. अगर हम वैसे समझें तो रिप्रोडक्शन हमारे लिए उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, राइट. हमारे लिए रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ये सब बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो उतना ज़रूरी नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वी वुड डाई. बट अगर हम उसको इनडायरेक्टली देखें तो रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी स्पीशी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी. Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration और excretion, ये सारी processes हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन reproduction हमारे लिए indirectly ज़रूरी है, directly नहीं. On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will spend in the process. अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है तो उसमें उसकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो स्पेंड हो जाती है. सो वाई शुड एन ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज़ नॉट नीड टू स्टे अलाइव. तो फिर एक ऐसी प्रोसेस में हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें जो हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है. It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. और अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करें. सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड कि अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो किसी भी प्रजाति का अंत हो जाएगा एंड दैट स्पीशी वुड नॉट गेट लिव लॉन्ग विदाउट रिप्रोडक्शन, राइट. इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है टू गिव बर्थ टू आवर ऑफस्प्रिंग्स सो दैट हमारी स्पीशी जो है वो चलती रहे एंड उसका एक्सटिंक्शन ना हो. वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस. हम ऑर्गेनिजम्स को क्यों रिकोगनाइज कर पाते हैं? क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन होता है, राइट. If there were be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. अगर किसी तरह के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो जो ऑर्गेनिज्म है इट वुड डाई एंड आफ्टर दैट उसका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हम उसकी स्पीशी को ही नहीं पहचान पाएंगे. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी को बिलोंग करते हैं जिसको हम इजीली नोटिस कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल डॉग हो गया, कैट हो गया,
लायन, एलिफेंट, ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं और ये अपने ही जैसे एक दूसरे एनिमल को बर्थ देते हैं। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स अपने ही जैसे एक दूसरे ह्यूमन बींग को बर्थ देते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज़? हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं या नहीं? तो ऑब्वियस ही बात है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म डॉग फैमिली को बिलोंग कर रहा है, कौन कैट को बिलोंग कर रहा है, कौन एलिफेंट है, कौन काऊ है, बफेलो। इस तरीके से उनकी कलर, उनका साइज़, उनका शेप, ये सारी चीज़ें देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्पीशी को बिलोंग कर रहा है। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. So reproduction एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है और दे गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स और देयर young ones, right? So do organisms create exact copy of themselves? क्या ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे एग्जैक्ट दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं? सो द आंसर इज नो। क्या हम हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर हैं? नहीं, राइट? हम में कुछ चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू अवर पेरेंट्स। सो कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं देता है, बट उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द जीन्स, राइट? वो क्या होती हैं सारी चीज़ें, दैट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो एक जैसा होता है। मतलब जो कैट फैमिली है वो एक जैसी दिखेगी, जो डॉग फैमिली है वो एक जैसी दिखेगी। If body designs are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. और अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है तो उनका एक ब्लूप्रिंट, मतलब उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम समझें, वो भी सिमिलर होगा। Thus, reproduction at its most basic level will invoke making copies of the blueprints of the body design. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी डिज़ाइन होती है वो सेम होती है। बॉडी डिज़ाइन सेम होने का मतलब अगर एक एलिफेंट की सूंड है तो एलिफेंट की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब की सूंड होगी, उन सब की एक पूँछ होगी, राइट? सिमिलरली एक कैट है तो जो एक कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो पूरी की पूरी स्पीशी फॉलो करेगी। सिमिलरली एक डॉग है, उस तरीके से अलग अलग स्पीशी के एनिमल्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं और उन सभी की रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उन सभी की उस ब्लूप्रिंट्स की कॉपीज़ बनती हैं। इन क्लास 9th वी लर्नड दैट the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, राइट? सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली उन्हीं के कारण हम में हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। आपको पता है कि हम में कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स के सेम रहते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे अपने होते हैं, राइट? सो जो कैरेक्टर्स हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उसको हम बोलते हैं, जो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में या जीन्स के फॉर्म में हम तक इनहेरिट हुए हैं, हम तक आए हैं इन द फॉर्म ऑफ DNA, जिसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। सो हमारे पेरेंट्स के साथ जो DNA है वो मैच करेगा। सो ये जो DNA होता है बेसिकली इस DNA के हेल्प से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो हम में इनहेरिट होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट?
The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. जो DNA होता है किसी भी सेल के न्यूक्लियस में, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन्स बनाने के लिए. ओके, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड. अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो फिर अलग टाइप के प्रोटीन्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं. डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन. और अगर डिफरेंट प्रोटीन्स बनने लगेंगे तो उससे हमारी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. राइट. देयरफॉर द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ DNA कॉपी. तो रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक इवेंट जो होता है वो क्या होता है, DNA की कॉपी बनना. अगर DNA की कॉपी एग्जैक्ट मतलब सही बनेगी तो हमारा बॉडी डिज़ाइन हमारे पेरेंट्स के जैसा ही होगा. लेकिन अगर DNA में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो उससे अलग टाइप के प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं और जिसके कारण जो हमारी बॉडी है वो अलग डिज़ाइन ले लेती है. सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ देयर DNA. जो सेल्स हैं उनमें ये DNA की कॉपी बनती कैसे है, तो उनमें कुछ रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस की हेल्प से ये जो DNA है उसकी कॉपी बनती है. ओके, दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज़ ऑफ द DNA इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल. और बेसिकली होता क्या है, एक रिप्रोड्यूसिंग सेल में DNA की 2 कॉपीज़ बनती हैं एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और इन दोनों कॉपीज़ को अलग अलग किया जाता है, उनको अलग अलग करने की कोशिश की जाती है. हाउएवर, कीपिंग वन कॉपी ऑफ DNA इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क. और एक कॉपी को ओरिजिनल सेल में रखा जाता है एंड जो दूसरी कॉपी है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेल्युलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस. एक कॉपी को अंदर ही ओरिजिनल सेल के साथ रखा जाता है और दूसरी को पुश आउट कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि जो पुश आउट हुई है उसमें उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बनाना है. राइट. देयरफॉर DNA कॉपिंग इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each will with its own cellular apparatus. और ये जो DNA की कॉपी होती है वो बेसिकली एक सेल्यूलर एपरेटस बनाकर की जाती है. इफ़ेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स. और उसके बाद क्या होता है, बेसिकली अगर ये एक सेल है तो इस सेल में डिवीज़न होता है और इससे 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4, और इस तरीके से जो सेल्स हैं उनका डिवीज़न चालू हो जाता है और जो बॉडी है इट विल स्टार्ट टू ग्रो. These two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? ये जो 2 सेल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मतलब बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो सब सेम होंगे, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे? क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगी एक दूसरे के? The answer to this question will depends on how accurately the copying reactions involved occur. इस क्वेश्चन का आंसर ही हमको ये बताएगा कि कितना एक्यूरेटली ये जो जो रिएक्शंस हैं वो कॉपी हो रही हैं. राइट. नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल. कोई भी केमिकल इक्वेशन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती है, एब्सोल्युटली सेम नहीं होती है. Therefore, it is only to be expected that the processes of copying the DNA will have some variations each time. और इसीलिए कभी भी कोई DNA की रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर जब DNA कॉपी होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ ही जाते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन रिलायबल नहीं होती है और उसमें हर बार कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस आ जाते हैं. एज अ रिजल्ट द DNA कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल.
और इसीलिए जो डीएनए कॉपीज़ बनेंगी वो सिमिलर तो होंगी, मतलब उनके स्ट्रक्चर सेम होगा, उनके अंदर के ऑर्गेनल्स सेम होंगे, बट वो दोनों एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगी, राइट? Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. और कभी कभी ये वेरिएशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो डीएनए है वो वर्क नहीं कर पाता है किसी एक पर्टिकुलर सेलुलर एपरेटस के लिए, राइट? मतलब कभी कभी ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वेरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है अपनी ओरिजिनल कॉपी से। सच अ न्यू बॉर्न बेबी विल सिंपली डाई। और इस तरह का अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो वो नहीं इट वुड नॉट बी गेट अलाइव, इट विल नॉट गेट अलाइव एंड वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट डाई। ऑन द अदर हैंड there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. और कभी इसी का अगर हम अपोजिट देखें, सो जब डीएनए कॉपीज़ में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं और कॉपी जो है वो इजीली सेल्स की कॉपी होती जाती है, तो इस तरह के कोई ड्रास्टिक आउटकम हमको देखने को नहीं मिलते हैं। Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल भले ही होते हैं, बट एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, राइट? एक दूसरे से सिमिलर होंगे बट एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगी। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। और यही रीज़न होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स कभी भी सिमिलर नहीं लिखते हैं। हम हमारे पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस। और इसीलिए हम में कुछ कैरेक्टर्स भले ही हमारे पेरेंट्स के होते हैं, हमारा फेस स्ट्रक्चर भले ही हमारे पेरेंट्स से मिल सकता है, बट हम एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं। इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। और इसी के कारण इवोल्यूशन जो है वो होता है, एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अभी हमने पढ़ा कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं डेफिनेटली। सो क्या ये चेंजेस हमारे लिए ज़रूरी हैं? और अगर ये चेंजेस नहीं होते तो क्या होता? इन वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पैराग्राफ। Populations of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem. ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है वो एक फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और niches in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during the reproduction is important for the maintenance of the body design features that allow the organisms to use that particular niche. इकोसिस्टम में हमको पता है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ हो गए प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, उसमें भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, राइट, स्कैवेंजर्स, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और हर एक ऑर्गेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकोसिस्टम। सिमिलरली हम हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देता है, राइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन है उसमें डीएनए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो सेल्स की कॉपी है, पेरेंट्स से कौन से कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होंगे ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? डीएनए। और डीएनए की हेल्प से ही जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकली डिवाइड होते हैं और इस तरीके से कोई भी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। रिप्रोडक्शन इज़ देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज़। और जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी है किसी भी स्पीशी की
एग्जिस्टेंस के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ नहीं देगा, फॉर एग्जांपल अगर कैट हैं तो कैट अगर अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ नहीं देंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जितनी भी कैट्स अलाइव हैं वो सब डाई हो जाएंगी और उसके बाद अर्थ पे कैट्स का एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा, राइट। तो अगर कैट्स को अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है तो दे हैव टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो इसीलिए इकोसिस्टम में या हम कह सकते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो रिप्रोडक्शन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउएवर नेचर्स कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो नेचर्स हैं वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड भी चेंज हो सकते हैं। टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी और देयर कुड बी मेटेरॉइड हिट्स। सो थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, या वाटर लेवल बहुत कम या ज़्यादा हो जाए जिसके कारण बाढ़ या सूखा आ जाए। अगर कोई मेटेरॉइड हिट कर दे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो सकता है कि कोई स्पीशी का एक्सटिंक्शन हो जाए, कोई स्पीशी ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर्स पहले हुआ करते थे बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे गेट एक्सटिंक्टेड और अब हमको उनका एग्जिस्टेंस अर्थ पर देखने को नहीं मिलता है। तो हो सकता है किसी दूसरे रीज़न के कारण किसी स्पीशी का एक्सटिंक्शन हो जाए, बट अगर नेचुरली सारी चीज़ें सही रहती हैं तो रिप्रोडक्शन ही एक नेचुरली अगर सारी चीज़ें सही हैं तो रिप्रोडक्शन की हेल्प से कोई भी स्पीशी जो है वो अलाइव रह सकती है, राइट। A population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. ऑब्वियसली बात है, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो एक स्पीशी जो है वो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सकती है, अपने एग्जिस्टेंस को अलाइव रख सकती है। लेकिन अगर नेचर में ही कोई चेंजेस आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर उस स्पीशी का एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में होना अलग चीज़ है। However, if some variations were to be present in a few individual in these populations, there would be some chances for them to survive. अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनमें कुछ वेरिएशंस होंगे, अगर ऑर्गेनिजम्स जो हुए वो सब एक जैसे हुए, ठीक है, मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम, उनकी डिजीज़ेस को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी सेम, उनका टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी सेम, मतलब हर एक आस्पेक्ट में अगर एक ऑर्गेनिज्म सेम है तो अगर कंडीशंस जो हैं वो क्रिटिकल हुई तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या हो जाएंगे, दे वुड डाई। बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करती हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने को आपको ढाल लेंगे और अपने आसपास की वेदर कंडीशंस को कोप अप कर पाएंगे, उससे फाइट कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू सरवाइव, राइट। तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस होना बहुत ज़रूरी है। Thus, if there were a population of bacteria living in the temperature waters, and if water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but a few variant resist to heat would survive and grow further. एक एग्जाम्पल है कि अगर सारे बैक्टीरिया एक जैसे हुए जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और वो सारे बैक्टीरिया जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस पे दे वुड डाई और वो उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी का टेम्परेचर बढ़ा, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल हियर, तो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या होगा, वो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे अगर वो सब सेम हुए तो। लेकिन अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका रेजिस्ट पावर ज़्यादा है, राइट,
मतलब हो सकता है कि वो 115 डिग्री सेल्सियस तक रेजिस्ट कर पाएँ। तो उस केस में क्या होगा, वो बैक्टीरिया जिनका रेजिस्टिंग पावर ज़्यादा है वो अभी भी सरवाइव कर पाएंगे, और इस तरीके से उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स का वेरिएशंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पीशीज़, राइट। अगर सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हो जाएंगे हर एक आस्पेक्ट में, तो उनका सर्वाइव करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वेरिएशंस इज thus यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम, और इसीलिए जो वेरिएशन है वो बहुत ज़रूरी है टाइम के साथ साथ। इसका एक और एग्जांपल अगर देखें, अगर लायंस की सारी स्पीशीज़ जो हैं वो इक्वली पावरफुल हो जाएगी, तो वहाँ पर जो फाइट है उनके बीच में वो नहीं हो पाएगी, और फिर उनका जो फूड के लिए और लाइफ के लिए जो स्ट्रगल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट, आपने सुना होगा। तो जो सबसे ज़्यादा फिट है केवल वही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वुड गेट डाई। और इसीलिए हमारे लिए ये वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो एक बैलेंस्ड कंडीशन में चलता रहे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द further topics. Thank you.